नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके तहत बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना और इसके परिणाम स्वरूप शासन प्रबंध में परिवर्तन 1772 से 1793 का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना और वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी कड़ी में सुधारों का काल और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। सुधारों का काल और लॉर्ड कॉर्नवालिस। फरवरी 1785 में वारेन हेस्टिंग्स के स्वदेश लौटने के बाद लगभग 1.5 वर्ष मैकफर्सन ने गवर्नर जनरल के पद का कार्य किया। सितंबर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। जब वे भारत आया उस समय कंपनी की शासन व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान थे। अतः कॉर्नवालिस ने शासन व्यवस्था की कमियों को दूर करने हेतु कंपनी की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिए। वस्तुतः कॉर्नवालिस को उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा जिनसे वारेन हेस्टिंग्स को जूझना पड़ा। उसका कारण ये था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष डुंडास दोनों से उसकी अच्छी मित्रता थी। अतः वह स्वेच्छा से निर्णय लेने में कभी नहीं चका। कॉर्नवालिस के सुधारों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रशासकीय सुधार, दूसरा व्यापारिक सुधार, तीसरा न्याय संबंधी सुधार और चौथा भूमि का स्थायी बंदोबस्त। पहला प्रशासकीय सुधार। कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को ही भारत में लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न सुधार किए, क्योंकि वह इसे भारतीय व्यवस्था से श्रेष्ठ मानता था। इसी समय यह परंपरा स्थापित हुई कि हर संभव उपाय से भारतीय प्रणाली की तुलना ब्रिटिश प्रणाली की श्रेष्ठता सिद्ध की जाए। अतः कॉर्नवालिस जिस प्रणाली को लागू करना चाहता था उसके लिए यूरोपियन लोगों पर ही विश्वास किया जा सकता था। इसलिए उसने ये नियम बना दिया कि कंपनी शासन के सभी उच्च पदों पर केवल यूरोपियनों को ही नियुक्त किया जाए। कॉर्नवालिस की दृष्टि से कोई भी भारतीय शासन को समुचित ढंग से चलाने के योग्य नहीं था। इस प्रकार भारतीयोों की योग्यता पर अविश्वास करके कॉर्नवालिस ने भारतीयों के लिए उच्च पदों के द्वार बिल्कुल बंद कर दिए। इसके साथ ही उसने यूरोपियन लोगों को भी उनकी योग्यता व कुशलता के आधार पर नियुक्त किया, न कि संचालकों की सिफारिशी पत्रों के आधार पर। कॉर्नवालिस ने भारत आने के समय कंपनी के अधिकारियों का वेतन कम था, किंतु उनकी आय के साधन असीमित थे। प्राय सभी अधिकारी अपने निजी व्यापार में व्यस्त थे। बनारस के रेजिडेंट का वेतन 1000 रुपया प्रतिमाह था, किंतु वह अपने अधिकार और प्रभाव का उपयोग करके लगभग 30,000 रुपया प्रतिमाह कमा रहा था। अतः कॉर्नवालिस ने अयोग्य अधिकारियों का स्थानांतरण किया तथा भ्रष्ट अधिकारियों को पदच्युत कर दिया। उसने कंपनी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भेजे कि कोई भी अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेगा और अन्य साधनों से अपनी आय बढ़ाने का कोई कार्य नहीं करेगा। इन निर्देशों को अवज्ञा करने पर उन्हें तत्काल पदच्युत कर दिया जाएगा। कॉर्नवालिस ने यह भी अनुभव किया कि अधिकारियों का वेतन बहुत कम है और इसलिए वे निजी व्यापार में व्यस्त रहते हैं। अतः उसने कंपनी के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दी। वारेन हेस्टिंग्स के समय पहली बार जिलों में कंपनी के अधिकारी नियुक्त किए गए थे, किंतु इन अधिकारियों को बनाए रखने के संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई गई थी। कॉर्नवालिस के भारत आने से पूर्व संचालकों ने यह निर्णय लिया था कि कलेक्टर का पद स्थायी रूप से बनाए रखा जाए। उस समय से केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक जिले में इस अधिकारी की नियुक्ति की प्रथा चल पड़ी थी। कॉर्नवालिस ने बंगाल में 35 जिलों को घटाकर 23 जिले कर दिए थे। इन जिलों में एक ब्रिटिश कलेक्टर था, उसके 2 सहायक नियुक्त किए जाने लगे। राजस्व जमा कराना, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस व जेल की निगरानी रखना, नशीले वस्तुओं के विक्रय के नियम बढ़ाना आदि का उत्तरदायित्व कलेक्टर पर था। कलकत्ता में कानून व व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। कलकत्ता से कुछ दूरी पर स्थित गांवों में गुंडों व बदमाशों ने अड्डे बना रखे थे। लोगों का सायंकाल के बाद सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं था। अतः कलकत्ता में पुलिस प्रशासन की देखरेख के लिए नए संचालक की नियुक्ति की गई। कॉर्नवालिस ने जमींदारों को पुलिस प्रशासन से मुक्त कर जिले के मजिस्ट्रेट को पुलिस की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करने लगा, जो व्यक्तिगत रूप से पुलिस की देखरेख करता था। जिले में प्रति 20 मील के अंतर पर एक पुलिस थाना स्थापित किया गया था तथा थाने में दरोगा नामक कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। व्यापारिक सुधार।
नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से व्यापारिक संस्था थी, लेकिन व्यापार से कंपनी को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था क्योंकि कंपनी की व्यापारिक प्रणाली दोषपूर्ण थी। कंपनी द्वारा स्थापित व्यापार बोर्ड तथा ठेकों के बीच की कड़ी में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। ठेकेदार वस्तुओं का मूल्य तो अधिक ले रहे थे, किंतु माल का स्तर घटिया दे रहे थे। बोर्ड के सदस्य ठेकेदारों से लाभ कमाकर कमाई के हितों को तिलांजलि दे रहे थे। अतः कार्नवालिस ने व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया। बोर्ड के सदस्यों की संख्या 12 से घटाकर 5 कर दी और ये निश्चित कर दिया गया कि बोर्ड सर्वोच्च काउंसिल के अधीन कार्य करेगा। प्रत्येक ऐसे व्यापारिक केंद्र पर जहां कंपनी का व्यापार होता था, वहां एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, जिसका मुख्य कार्य ये देखना था कि कंपनी का व्यापार उचित ढंग से हो रहा है या नहीं। ठेकेदारों से माल खरीदने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा रेजिडेंट उत्पादकों से सीधा संपर्क स्थापित कर माल खरीदने लगा। कार्नवालिस ने अपने कर्मचारियों को एजेंसी हाउस प्रणाली अपनाने को कहा। इस प्रणाली के अनुसार विभिन्न कर्मचारी तथा स्वतंत्र व्यापारी मिलकर एक एजेंसी हाउस बना लेते थे तथा कंपनी को माल बेचने में एक प्रकार से एजेंट का कार्य करते थे। इससे कर्मचारियों को लाभ भी प्राप्त होता था और औपचारिक रूप से उनका निजी व्यापार भी बंद हो गया। यह एजेंसी मुख्य रूप से नील और अफीम का व्यापार करते थे। जुलाहों से माल खरीदने के संबंध में यह नियम बना दिया कि कंपनी जितना माल खरीदना चाहेगी उसका मूल्य पेशगी के तौर पर दिया जाएगा तथा जुलाहे उतना ही माल देने हेतु बाध्य होंगे जितना रुपये उन्होंने पेशगी लिया है। रेजिडेंट के लिए ये व्यवस्था की गई कि रेजिडेंट वस्तुओं को खरीदते समय उत्पादन करने वाली अथवा व्यापारियों को परेशान न करे। नंबर 3 है न्याय संबंधी सुधार। न्याय के क्षेत्र में कार्नवालिस ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया तथा जॉन विलियम, जो कानून विशेषज्ञ था, की सहायता से न्यायिक सुधार किए। कार्नवालिस के पूर्व दीवानी न्यायाधीश केवल न्यायिक कार्य करते थे, उन्हें लगान वसूली से कोई संबंध नहीं था। अतः 1786 में संचालक मंडल ने आदेश दिया कि मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और जज के कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाए। अतः जून 1787 ईस्वी में कार्नवालिस ने इन तीनों पदों को एक साथ मिला दिया, किंतु 1793 में भूमि का स्थायी बंदोबस्त करने के बाद भू राजस्व वसूल करने के कार्यों को न्याय से अलग कर दिया। कार्नवालिस ने दीवानी में फौजदारी अदालतों को श्रेणीबद्ध किया। दीवानी तथा फौजदारी अदालतों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। छोटी अदालतें, यह कानून की सबसे छोटी इकाई थी। इसका अध्यक्ष स्थानीय अमीन या मुंसिफ होता था, इसलिए इन अदालतों को मुंसिफ अदालत भी कहा जाता था। इन अदालतों का कार्य ऋण लेने व देने से उत्पन्न होने वाले झगड़ों को निपटाना था। इन अदालतों को 50 रुपये तक के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। जिला दीवानी अदालतें, न्याय की ये दूसरी इकाई थी। यह मुंसिफ अदालत से ऊपर अदालत थी। प्रत्येक जिले व मुख्य शहरों में अदालतें स्थापित की गई। इन अदालतों में एक यूरोपीय जज नियुक्त किया जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए स्थानीय हिंदू व मुसलमान परामर्शदाता नियुक्त किए जाते थे। प्रत्येक प्रकार के दीवानी मुकदमे की सुनवाई इस अदालत में होती थी तथा मुंसिफ अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील भी इस अदालत में की जा सकती थी। यूरोपियन लोग इसके न्यायिक क्षेत्र में बाहर थे। नंबर 3 है प्रांतीय दीवानी अदालतें। कार्नवालिस ने अनुभव किया कि बहुत से लोग जिला अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए कलकत्ता नहीं आ सकते थे। अतः उसने जिला अदालतों के ऊपर 4 प्रांतीय अदालतें स्थापित की। ये अदालतें कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में स्थापित की गई। प्रत्येक प्रांतीय अपील अदालत में 3 अंग्रेज न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। प्रत्येक जज को कानूनी सलाह देने के लिए काजी, मुफ्ती और पंडित नियुक्त किए जाते थे। 1000 रुपयों तक के मुकदमों के लिए प्रांतीय न्यायालयों को अंतिम निर्णय देने का अधिकार था। इससे अधिक राशि के मुकदमों की अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। सदर दीवानी अदालत, नंबर 4, यह न्याय की सबसे अंतिम इकाई थी तथा इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इस अदालत का अध्यक्ष स्वयं गवर्नर जनरल होता था तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल के सभी सदस्य इस अदालत के सदस्य होते थे। इस अदालत का मुख्य कार्य प्रांतीय दीवानी अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनना था।
इन अदालतों को कानूनी परामर्श देने के लिए एक प्रधान काची, 2 मुफ्ती तथा 2 पंडित नियुक्त किए जाते थे। यद्यपि यह अंतिम न्यायालय था, किंतु जो मामले 5,000 पाउंड या उससे अधिक के होते थे उनके लिए लंदन में प्रिवी काउंसिल को अपील की जा सकती थी। दीवानी अदालत की तरह फौजदारी को भी नया स्वरूप प्रदान किया गया। फौजदारी मामलों में कंपनी ने पूरा उत्तरदायित्व ही संभाला था, अतः फौजदारी अदालतों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, चूँकि वे अपने पदों का अनुचित लाभ उठा लेते थे तथा एक ही अपराध के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग दंड विधान प्रचलित थे। अतः कॉर्नवालिस ने फौजदारी अदालतों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। दरोगा अदालतें, ये फौजदारी मामलों की सबसे छोटी इकाई होती थी। इन अदालतों का अध्यक्ष दरोगा या थानेदार होता था। इन अदालतों में छोटे मोटे मारपीट के झगड़े निर्णय हेतु आते थे। दरोगा प्राय भारतीय होता था। नंबर 2, जिला निजामत अदालतें, ये दरोगा अदालत से ऊपर वाली अदालतें थी। इन अदालतों में एक अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था तथा उसे कानूनी परामर्श देने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। ये अदालतें जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने संबंधी मुकदमों की सुनवाई करती थी तथा दरोगा अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनती थी। नंबर 3 है प्रांतीय निजामत अदालतें। ये अदालतें जिला निजामत अदालतों के ऊपर वाली अदालतें थी। ये भी 4 स्थानों पर स्थापित की गई: कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। प्रत्येक प्रांतीय निजामत अदालत में 2-2 अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे तथा उन्हें कानूनी परामर्श देने के लिए प्रत्येक अदालत में 3-3 स्थानीय परामर्शदाता नियुक्त किए जाते थे। ये अदालतें जिला निजामत अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य करती थी। साधारण मामलों में ये अदालतें अंतिम निर्णय दे सकती थी, किंतु किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने से पूर्व सदर निजामत अदालत से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। अपराधों की छानबीन के लिए ये अपने प्रांत में दौरा करती थी। नंबर 4 है सदर निजामत अदालत। फौजदारी मामलों के लिए ये अंतिम न्यायालय था। इसका मुख्यालय भी कलकत्ता में था। इसका अध्यक्ष भी स्वयं गवर्नर जनरल होता था तथा उसकी काउंसिल के सदस्य इस अदालत के सदस्य होते थे। यह अदालत प्रांतीय अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनती थी और इसका निर्णय अंतिम होता था। वेरी इंपॉर्टेंट है कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस ने जो प्रशासकीय, न्यायिक, पुलिस, राजस्व आदि के संबंध में सुधार किए, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उसने नियमों की एक संहिता भी तैयार करवाई। उसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता था। इस संहिता में प्रत्येक विभाग को कार्य प्रणाली के संबंध में नियमों को संग्रहित किया, जिससे कि नई व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी सभी को उपलब्ध हो सके। कॉर्नवालिस कोड की मुख्य 2 विशेषताएं थी। प्रथम, निजामत अदालतों में अंग्रेज न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है, तथा दूसरी, न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग करना। कॉर्नवालिस के आने के पूर्व में जिले में कलेक्टर राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी था तथा जिले का प्रधान न्यायाधीश भी वही था। एक ओर वह राजस्व का निर्धारण करता था और उसे वसूल करता था, वहीं दूसरी ओर उसी के राजस्व निर्धारण के निर्णयों के विरुद्ध न्यायाधीशों के रूप में मुकदमों की सुनवाई भी करता था। कॉर्नवालिस कोड द्वारा कलेक्टर को केवल राजस्व निर्धारण में उसकी वसूली का कार्य सौंपा गया और न्यायिक कार्य दूसरे अधिकारी को सौंप दिए गए। वस्तुतः कॉर्नवालिस ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को बंगाल में लागू किया था। कॉर्नवालिस कोड लागू होने से पूर्व फौजदारी मामलों में मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं की गवाही को स्वीकार नहीं किया जाता था, किंतु कॉर्नवालिस कोड में ये स्पष्ट नियम बना दिया गया कि गवाही देने के लिए धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। कॉर्नवालिस कोड में अंग भंग, सूली पर चढ़ाना आदि अत्याधुनिक दंड समाप्त कर दिए गए तथा कठोर कारावास की सजा देने की व्यवस्था की गई। वकीलों को लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति की वकालत का व्यवसाय कर सकता था। वकीलों की फीस भी निश्चित कर दी गई। यदि कोई वकील निर्धारित फीस से अधिक फीस लेता था तो उसे वकालत के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता था। कॉर्नवालिस कोड में यह भी व्यवस्था की गई कि यदि कंपनी के अधिकारी गैर कानूनी कार्य करें तो उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था, किंतु ऐसे मामलों में जांच पड़ताल केवल
वे ही अंग्रेज जज कर सकते थे। जो राज्य थे जो सरकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त न करते हो। फिर है न्यायिक सुधारों का मूल्यांकन। कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था को एक निश्चित दिशा प्रदान की। न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो आज भी भारत में प्रचलित है। जो व्यक्ति प्रशासनिक निर्णय लेता था उन निर्णयों के विरुद्ध मुकदमा उसी व्यक्ति द्वारा सुनना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं था। अतः न्याय को प्रशासन से अलग करना अनिवार्य था। कॉर्नवालिस कोड ने तो कॉर्नवालिस को आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का निर्माता बना दिया। सेटनकर ने लिखा है कि कॉर्नवालिस कोड ने मालगुजारी, पुलिस, दीवानी और फौजदारी न्याय अथवा दूसरे कार्यों के लिए नियम निश्चित कर दिए, अधिकारियों के अधिकारों को निश्चित कर दिया और छोटे न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए एक नियमित प्रणाली को जन्म दिया और भारत की सिविल सर्विसेज को वे स्वरूप प्रदान किया जो आज तक चला आ रहा है। कॉर्नवालिस ने ये सुधार सिद्धांत अच्छे दिखाई देते थे कॉर्नवालिस के सुधार सिद्धांत अच्छे दिखाई देते थे किंतु इनमें व्यावहारिक दोष विद्यमान थे। भारतीय न्यायाधीशों के स्थान पर अंग्रेज न्यायाधीशों को नियुक्त करना इस व्यवस्था का मुख्य दोष था। इसके द्वारा अंग्रेजी दंड विधान स्थापित कर दिया गया। अतः जो लोग न्याय करते थे वे यहाँ के निवासियों के रीति रिवाजों एवं परामर्श एवं परंपराओं से अनभिज्ञ थे। ऐसा न्याय प्रशासन यहाँ के निवासियों के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकता था। कॉर्नवालिस का एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारतीयों के स्थान पर अंग्रेज न्यायाधीशों की नियुक्ति करके कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित की जाए। इतिहासकार मिल ने स्वीकार किया कि अंग्रेजी न्यायालयों से अपराधियों की संख्या बढ़ी है तथा लोगों में भय व आतंक फैल गया है। चौथा है भूमि का स्थायी बंदोबस्त। वार्न हेस्टिंग्स ने भू राजस्व प्रणाली के संबंध में अनेक प्रयोग किए थे लेकिन उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। जब कॉर्नवालिस भारत आया उस समय एक वर्षीय बंदोबस्त लागू था। ठेकेदार कृषकों को अधिक से अधिक वसूल करना चाहता था। संचालकों ने कॉर्नवालिस को जमींदारों के साथ उदार दरों पर समझौता करने का आदेश दिया था ताकि जमींदारों से समय पर तथा निर्णायक रूप से भू राजस्व प्राप्त होता है। कॉर्नवालिस ने आते ही प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था से किसानों व जमींदारों दोनों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। स्वयं कॉर्नवालिस ने कहा था कि जब वह भारत पहुंचा उस समय मैंने कृषि व व्यापार को गिरते देखा। उस समय खेतिहर और जमींदार निर्धनता के गर्त में डूबे जा रहे थे और महाजन ही समाज के सबसे अधिक संपन्न अंग थे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हो चुका था जिसमें भूमि का स्वामी बंदोबस्त करने को कहा गया था तथा जमींदार के पक्ष में सहानुभूति व्यक्त की गई थी किंतु अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कॉर्नवालिस भारत आने के समय तक राजस्व मंडल के अध्यक्ष सर जॉन शोर राजस्व संबंधी मामलों में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुका था। मुख्य रिश्तेदार जेम्स ग्रांट राजस्व संबंधी मामलों का सैद्धांतिक ज्ञाता हो गया था। कॉर्नवालिस ने इन अधिकारियों के सहयोग से प्रारंभिक सुधार किए। कलेक्टरों को राजस्व संबंधी अधिकारों के साथ दीवानी न्याय का अधिकार भी दे दिया। कुछ समय बाद फौजदारी न्याय की शक्ति भी हस्तांतरित कर दी गई। इन प्रारंभिक परिवर्तनों के बाद आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की गई तथा राजस्व प्रणाली पर विचार विमर्श आरंभ हुआ। जेम्स ग्रांट का विचार था कि स्थायी व्यवस्था के स्थान पर कोई दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म की व्यवस्था की जाए तथा राज्य को भूमि का स्वामी माना जाए। किंतु सर जॉन शोर का विचार था कि जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाए किंतु वे कोई स्थायी प्रबंध के पक्ष में नहीं था। कॉर्नवालिस सर जॉन शोर के विचारों से सहमत था। वे स्वयं इंग्लैंड में भूस्वामी था और जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो राज्य का सुदृढ़ आधार बन सके। 1790 ईस्वी में उसने जमींदारों के साथ 10 वर्षीय समझौता कर लिया तथा अपनी घोषणा में कहा कि इस व्यवस्था को स्थायी भी किया जा सकता है। संचालकों ने इस 10 वर्षीय समझौते का अनुमोदन करते हुए कहा
कि यदि ये समझौता सफल रहता है तो उसे स्थायी कर दिया जाए। 3 वर्ष बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष डुंडास ने इस व्यवस्था को स्थायी करने का अनुरोध किया, किंतु सर जॉन सॉर स्थायी समझौते के पक्ष में नहीं था। अतः डुंडास ने प्रधानमंत्री पिट के साथ विचार विमर्श करके पिट को स्थायी प्रबंध करने के लिए राजी कर लिया। तत्पश्चात पिट ने भी स्थायी बंदोबस्त का आदेश दे दिया। तदनुसार 22 मार्च 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस ने इस प्रबंध को स्थापना की घोषणा कर दी। 1793 के स्थायी प्रबंध में निम्न व्यवस्थाएं की गई। नंबर 1, जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया, किंतु यह भी कहा गया था कि यदि जमींदार नियमित रूप से लगान नहीं चुकाएंगे तो उनकी भूमि का कोई भाग उस भू राजस्व की वसूली के लिए राज्य भेज सकेगा। नंबर 2, चूँकि राज्य भू स्वामित्व के अधिकार से मुक्त हो गया है, अतः जमींदारों से किसी अन्य कर का दावा नहीं किया जाएगा। नंबर 3 है, जमींदारों ने जो राजस्व की दर निश्चित की गई वह 1765 की दर से दुगनी थी, क्योंकि कंपनी का कहना था कि इस स्थायी प्रबंध के बाद यदि उत्पादन बढ़ता है और राज्य की समृद्धि होती है तो भी राज्य को इस दर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त किए बिना इस दर में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। जमींदारों से समस्त न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। जमींदार तथा उनकी रैयत के बीच संबंधों के बारे में जमींदारों को स्वतंत्र कर दिया गया, किंतु जमींदारों से कहा गया कि वे अपनी रैयत को पट्टे जारी करेंगे, जिसमें जमींदारों व रैयत के बीच पारस्परिक संबंधों का उल्लेख होगा। यदि कोई जमींदार रैयत को दिए गए पट्टे का उल्लंघन करेगा तो उसकी रैयत को उनके विरुद्ध न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। इस स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि कॉर्नवालिस संचालकों के हाथों की कठपुतली मात्र था, किंतु यह कथन अनुचित प्रतीत होता है। स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय कॉर्नवालिस ने अपने स्वतंत्र विचारों का परिचय दिया था। यह तो भाग्य की बात थी कि कॉर्नवालिस और संचालकों के विचारों में समानता थी। इस संबंध में इतिहासकारों ने प्रश्न उठाया कि यदि कॉर्नवालिस संचालकों के हाथों की कठपुतली नहीं था तो फिर उसने जमींदारों से ही समझौता क्यों किया, जबकि भूमि पर रैयत का पुश्तैनी अधिकार चला आ रहा था। इसका उत्तर ये दिया जा सकता है कि कॉर्नवालिस स्वयं एक बड़ा जमींदार था तथा जमींदार वर्ग के प्रति उसकी सहानुभूति थी। स्थायी भू प्रबंध की विशेषताएं। भूमि की उपज का उपभोग करने वाले 3 पक्ष होते थे: सरकार, जमींदार और किसान। कॉर्नवालिस ने सरकार के लिए राजस्व निर्धारित करके तथा जमींदारों के अधिकारों की घोषणा करके सरकार और जमींदारों के हितों की तो रक्षा की, किंतु किसानों के हितों को पूर्ण रूप से उपेक्षा की। उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। कॉर्नवालिस ने उन सभी लोगों को जमींदार मान लिया जो 1793 में भूस्वामी थे। इस प्रबंध द्वारा कॉर्नवालिस ने भूमि को संपत्ति मानकर उसके स्वामी को बेचने, दान देने तथा अथवा दूसरे को स्थानांतरित करने का अधिकार प्रदान कर दिया, और ऐसा करते समय सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। 1793 के पहले जमींदार को लगान वसूल करने का अधिकार अवश्य दिया गया था, किंतु फिर भी भूमि को संपत्ति नहीं माना गया था और इसलिए कोई भी जमींदार भूमि को न मानता था और न दान दे सकता था और न स्थानांतरित कर सकता था। स्थायी बंदोबस्त के गुण दोष। बंगाल के इस स्थायी बंदोबस्त के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वानों ने इसे श्रेष्ठ व्यवस्था बताया है तो कुछ विद्वानों ने इसकी जमकर आलोचना की है। जैसी मार्समैन के अनुसार ये साहसिक, निर्भीक और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। लोगों के हृदय में पहली बार अपनी धरती के प्रति अटल अधिकार और अविचल लगाव के भाव पैदा किए। फलस्वरूप आबादी बढ़ी, खेतीबाड़ी का विकास हुआ तथा लोगों ने स्वभाव तथा सुविधाओं में क्रमिक प्रगति स्पष्ट से दिखाई देने लगी। इसके विपरीत T.R. होम्स ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त एक भयंकर भूल थी कि छोटे किसानों को इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जमींदार भी बार बार लगान चुकाने में असफल रहे, जिससे उनकी जागीर सरकार के लाभ के लिए बेच दी गई। इस प्रकार वेवरीज ने लिखा है कि जमींदारों के
साथ समझौता करके एक भयंकर भूल तथा अन्याय संगत बात की गई है। इन समालोचनाओं के आधार पर इस व्यवस्था के गुण और दोष पर विचार करना समीचीन होगा। बंदोबस्त के गुण। इस व्यवस्था के फलस्वरूप के परिणाम स्वरूप राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई, क्योंकि जो भू राजस्व दर निश्चित की गई थी वह 1765 को की प्रचलित दर से लगभग दुगनी थी। इस व्यवस्था से पूर्व बार बार भू राजस्व निर्धारण से में सरकार का समय और धन की हानि उठानी पड़ी थी, किंतु अब स्थायी व्यवस्था होने से समय और धन की काफ़ी बचत हो गई। नंबर 3 है, इससे कंपनी की वार्षिक आय निश्चित हो गई, जिससे अब कंपनी को ये जानकारी हो गई कि कितनी वार्षिक आय किस समय प्राप्त होगी, जिसके आधार पर अब आर्थिक योजनाओं के निर्माण का कार्य सरल हो गया। नंबर 4 है, स्थायी व्यवस्था लागू होने से कंपनी के अधिकांश अधिकारी राजस्व के मामले से मुक्त हो गए, जिससे उनकी सेवाएं प्रशासन के दूसरे कार्यों में उपलब्ध होने लगी तथा कंपनी अन्य प्रशासनिक सुधारों के बारे में सोचने लगी। नंबर 5 है, जमींदारों के साथ समझौता करके अंग्रेजों ने एक ऐसे वर्ग का सृजन किया जिस पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहा जा सकता था। इस प्रकार समाज में एक स्वामी भक्त वर्ग का निर्माण हो गया जो संकट के समय अंग्रेजों का पक्ष ग्रहण कर सकता था। सेटनकार ने लिखा है कि स्थायी प्रबंध ने एक ऐसे धनी तथा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को उत्पन्न किया जो सिपाही विद्रोह के समय सरकार का प्रधान स्तंभ बन गया। 6 भू राजस्व की दर निश्चित हो जाने से भूमि के विकास के लिए पूंजी लगाना तथा भूमि उत्पादन में वृद्धि की आशा की जा सकती थी, क्योंकि अब तो फसल हो या न हो वार्षिक भू राजस्व तो चुकाना ही था। अतः बंगाल में अधिक से अधिक भूमि की खेती योग्य बनाया गया, जिससे नए गांव बसने लगे। 7वां, कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से संपन्नता में वृद्धि होना स्वाभाविक था। भू राजस्व हमेशा के लिए निश्चित हो जाने से इस संपन्नता का राज्यकाल कोई लाभ नहीं था, किंतु इससे राज्य को परोक्ष लाभ मिलने की आशा थी, क्योंकि कृषि उत्पादन का विकास होने से व्यापार एवं लोगों के जीवन स्तर में संपन्नता आना स्वाभाविक था तथा राज्य मनोरंजन कर, व्यापार कर और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाकर लाभान्वित हो सकता था। नंबर 8 है, इस व्यवस्था के लागू होने से पूरे बंगाल में एक रूपता आ गई। जमींदारों से न्यायिक शक्तियाँ छीन ली गई। लेने से दोहरा लाभ हुआ। प्रथम तो जमींदार कृषि पर अधिक ध्यान दे सकते थे और दूसरा न्यायिक शक्तियाँ ऐसे लोगों को हस्तांतरित हो जाने से जो इस कार्य में प्रशिक्षित है, न्यायिक कार्य में कार्यकुशलता की आशा की जा सकती थी। नंबर 9, इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना है कि यदि इसमें जमींदारों का पक्ष लिया गया तो रैयत के हितों की भी पूर्णतः उपेक्षा नहीं की गई, क्योंकि जमींदारों को उन्हें पट्टे देने थे और यदि वे रैयत के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो रैयत को न्यायालय में जाने का अधिकार था। बंदोबस्त के दोष। नंबर 1, हमारे देश में किसानों को भूमि का मालिक समझा जाता था और वे अपनी सुरक्षा के लिए राजा को कर देता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों के साथ समझौता करके किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन लिया गया। मेटकाप ने लिखा है कि हमने एक स्वामी वर्ग तैयार कर देश की समस्त संपत्ति को नष्ट कर दिया और दूसरों की संपत्ति उस स्वामी वर्ग के अधीन कर दी। नंबर 2 है, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की दर बहुत ऊंची निर्धारित की गई। जो जमींदार इस दर से लगान नहीं चुका सके उनकी भूमि राज्य द्वारा बेच दी गई। अनेकों को उनके वंशानुगत व्यवसाय से बेदखल कर दिया गया। जो व्यक्ति कभी जमींदारी का सुख भोग रहा था उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। नंबर 3 है, आरंभ में कठिन परिश्रम करके जो राज्य की मांग के सामने टिक गए वे बाद में धीरे धीरे धनवान हो गए तथा अपने गांवों को छोड़कर शहरों में बड़ी शान शौकत से रहने लगे। इससे एक परजीवी वर्ग यानी कि वह प्राणी जो दूसरे प्राणी से पोषण पाता है की उत्पत्ति हुई, जो भूमि धारण को तो करता था किंतु उसकी देखभाल नहीं करता। ऐसे जमींदारों ने रैयत से भू राजस्व वसूलने के लिए अपने एजेंट नियुक्त किए जो गांवों में उपभू स्वामी बन गए। एजेंट किसानों से अधिक कर वसूल करने के लिए कानूनी व गैर कानूनी सभी तरह से किसानों का शोषण करने लगे, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय होती गई। नंबर 4 है, जमींदारों ने हर स्थान पर अपनी रैयत को
पट्टे जारी नहीं किए और जहां पट्टे जारी किए उनको पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। यद्यपि रैयत को जमींदारों के विरुद्ध न्यायालय में जाने का अधिकार था, किंतु ऐसा करने के लिए उसे साधन उपलब्ध नहीं कराए गए। जमींदारों के पास सभी तरह के साधन उपलब्ध होने से वह स्वेच्छा से जैसा चाहे कर सकता था। नंबर 5 भू राजस्व स्थायी तौर पर निश्चित कर देने से राज्य को हानि होने वाली आय भी निश्चित हो गई। भूमि की पैदावार यदि 10 गुना भी बढ़ जाए तो भी इसका लाभ राज्य को नहीं मिल सकता था। इस व्यवस्था में से राज्य के भावी लाभ पर प्रतिबंध लग गया। सेटनकार ने लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त से कुछ जमींदारों के हित प्राप्त किए गए, किसानों के हितों को स्थगित कर दिया गया और राज्य के हितों को हमेशा के लिए बलिदान कर दिया गया। नंबर 6 इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये था कि रैयत जो भूमि की वास्तविक मालिक थी उसे अपने ही घर से किराएदार बना दिया गया। नंबर 7 है यह व्यवस्था हमारी राष्ट्रीयता के लिए घातक सिद्ध हुई। जमींदार वर्ग सदैव ब्रिटिश सत्ता का स्वामी भक्त रहा। अतः जब हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुए तब इस वर्ग ने ब्रिटिश सरकार से सहयोग करके जनता की राष्ट्रीय भावनाओं का दमन किया। नंबर 8 है बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का दुष्प्रभाव भारत के अन्य ब्रिटिश प्रांतों पर भी पड़ा। कंपनी बंगाल में तो भू राजस्व नहीं बढ़ा सकती थी, अतः उसने इस क्षति की पूर्ति अपने अन्य प्रांतों में लगान की दरें ऊंची करके की। यद्यपि स्थायी बंदोबस्त में अनेक दोष विद्यमान थे, फिर भी यह व्यवस्था अब तक किए गए प्रबंधों से अच्छी थी। यदि कॉर्नवालिस 1790 में का 10 वर्षीय समझौता लागू रहने देता और इसके दोषों को देखकर उन्हें दूर कर देता तो वह श्रेष्ठ व्यवस्था लागू कर सकता था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के प्रति इतना उतावला था कि अपनी योजनाओं के परिणामों पर विचार करने की ये बात सोच ही नहीं सकता था। अतः ये कहा जा सकता है कि कॉर्नवालिस की श्रेष्ठ योजना ने धैर्य के अभाव में अपने श्रेष्ठता के स्थान छोड़ दिया। कॉर्नवालिस के बाद आने वाले गवर्नर जनरल ने इसके दोष की ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें तो अपने निश्चित भू राजस्व से मतलब था। जब ये नियमित रूप से नहीं मिलता था तो जमींदार को बेदखल कर उनकी ज़मीन बेचकर अपनी रकम वसूल कर लेते थे। फिर है प्रशासनिक परिवर्तनों का मूल्यांकन। आलोच्य काल 1772 से 1793 ईस्वी में जो प्रशासनिक परिवर्तन किए गए उनका श्रेय मुख्य रूप से वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासन के पुनर्गठन हेतु अनेक प्रयोग किए, लेकिन उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने इतनी अधिक अनियमितता की कि इंग्लैंड में उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया। उन अनियमितताओं और त्रुटियों का निराकरण आगे चलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फौजदारी न्याय प्रशासन से भारतीयों का नियंत्रण समाप्त कर दिया तथा सदर निजामत अदालत को पुणे कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया गया तथा संपूर्ण न्याय व्यवस्था कुशल आधारशिला पर रख दी। किंतु कॉर्नवालिस ने जिस नींव पर इमारत का निर्माण किया था और जिसके फलस्वरूप उसे प्रशंसा प्राप्त हुई थी, वह नींव वारेन हेस्टिंग्स ने रखी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासन में जो सुधार किए उनको देखते हुए उसे एक सफल गवर्नर जनरल कहा जा सकता है। वह उच्च आदर्श का व्यक्ति था तथा उसका नैतिक स्तर इतना ऊंचा था कि कंपनी का शासन उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उसने कंपनी की सेवाओं में योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की आदर्श परंपरा आरंभ की। उसके न्याय संबंधी सुधार तथा भूमि का स्थायी बंदोबस्त उसकी कीर्ति के स्तंभ कहे जा सकते हैं। उसे भारत में नियुक्त करने से पूर्व 2 विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। उसे गवर्नर जनरल के अतिरिक्त कंपनी की सेनाओं का प्रधान सेनापति भी नियुक्त किया गया था। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि असाधारण परिस्थितियों में वे काउंसिल के बहुमत को ठुकरा सकता था। इससे उसकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी। फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष ढूंढास से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। इन परिस्थितियों से ने उसकी सफलता में योगदान दिया। भारतीयों की योग्यता पर विश्वास न करना कॉर्नवालिस की शासन नीति का सर्वाधिक निंदनीय पहलू था। इस प्रकार हमने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना और उसके तत्पश्चात प्रशासन में जो बन हुए उसके तहत कॉर्नवालिस का भी अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।